वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। आज फिर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग जो है एक एक करके सॉल्व करते हैं, बराबर ना। ओके, तो आप जल्दी से जो है अपने इस लाइव सेशन से जुड़ जाइए और हम लोग धीरे धीरे जो है वो अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए, 1 मिनट का वक्त है, आप जल्दी से जुड़ जाइए। ओके चलो ठीक है। ओके तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से जो है अपने स्क्रीन बोर्ड पे जो है वो दिख रहा है, बराबर ना। हाँ जी, वेरी गुड। महिपाल राम गजेंद्र सिंह भाटी, जय हिंद। ओके, डोलाराम चौधरी आर्मी सी, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, राम राम महिपाल। ओके वेरी गुड। चलो देखते हैं। देखो, विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कल का अपना एक क्वेश्चन था कि विटामिन ए की मात्रा, पहला क्वेश्चन ही था कल भी, कि विटामिन ए की मात्रा जो है वो किस में पाई जाती है, तो अपना आंसर था गाजर। आज अपना ये क्वेश्चन है कि सामान्यतः विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आज जो है वो आंसर भी सभी के आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। देवीलाल कुमावत @एवी महिपाल राम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी अपना जो है वो आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है रक्तोदी। यानी कि विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है, रक्तोदी रोग होता है, राइट है ना। ओके आगे चले हम लोग। चलो एक ये भी देख लेते हैं कि रिकेट्स रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से। बेरी रोग जो होता है बी की कमी से। पेलाग्रा जो होता है वो B5 की वजह से होता है, नियासिन, बराबर ना। ओके आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यस, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो जल्दी से मुझे जो है वो अपने इसका जो है आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, क्या होगा, राइट है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। हालांकि इस वर्ड से ही हम लोगों को जो है इसका आंसर जो है वो मिल जाता है। अगर आप लोग सही तरीके से वर्ड देखते हो तो उस वर्ड से भी हम लोगों को जो है वो सही आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, महिपाल राम का जो है सबसे पहले आंसर आया डी, वेरी गुड। दीपक नायक, बहुत अच्छा। डोलाराम चौधरी बी, वेरी गुड। अरे भाई गजेंद्र सिंह भाटी ए आंसर कैसे दे रहा है राजा। कार्डियोग्राम कैसे दे रहा है, हाँ। हाथी सिंह सोलंकी बी आंसर, वेरी गुड। दीपक नायक बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। @अभी का भी जो है आंसर एकदम सही आंसर आ रहा है। तो प्यारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंतरिक अंगों का परीक्षण। अब देखो मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंतर्गत मुझे जो है, अब मुझे क्या मारना है, तुक्का मारना है। क्या मारना है, तुक्का। तो एक बात, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें तुक्का भी बड़े आसानी से मतलब लगाया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखो हमें आंतरिक अंगों, इंटरनल, जो अपने इंटरनल होता है, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, बाहर की और एक अंदर की तरफ। तो देखो कार्डियो, पहले तो हम लोग वर्ड पे जाएंगे कि ऐसा कोई वर्ड है क्या जो कि हम लोगों को आंतरिक यानी कि इंटरनल का हम लोगों को आभास करवाए। तो पहले देखो कार्डियो, एंडो, स्टेरियो एंड माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है कि सूक्ष्म, कार्डियो का मतलब होता है हृदय, ये चीज तो आपको पता ही है, और इसका मतलब होता है सूक्ष्म। ये दो चीज तो हम लोगों को पता चल गई। अब हम लोग चलते इसमें और इसमें दोनों। एक हमारे पास में स्टेरियो, हम लोगों को इसका पता मतलब नहीं, चलो ठीक है। एंडो, एंडो का मतलब होता है आंतरिक या अंदर के वाला पार्ट होता है, अंदर, एंडो। आई बात समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, एंडो यानी अंदर, और ये क्या पूछ रहे हैं, आंतरिक अंगों का परीक्षण। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोगों को इस स्कोप का मतलब ही नहीं नाम नहीं पता है, तो हम इसके नाम से जो है आंसर दे सकते हैं, यानी कि एंडोस्कोप। तो ये हमारा क्या होता है, एंडोस्कोप होता है, जो कि अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से इसलिए करवाया है ताकि अगर एग्जाम में मानो हम लोगों को जो है
क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और हम लोग उस पे जो है कुछ अपना देना चाहते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो हम अपने सिक्स सेंस, मतलब कि सिक्स सेंस का मतलब होता है कि हम अपने जो है जितने भी 6 ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा हम लोग जो है सही तरीके से अनुमान लगा करके उसका आंसर दे। अगर हम लोगों ने सही अनुमान लगाकर आंसर दिया तो जो अपना जो है नहीं आता था वो क्वेश्चन भी जो है राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें तो अपने क्या है, आदत हो चुकी है कि मान लो अगर वो क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं है और वो क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में कभी आ जाता है तो बस हम तो धैर्य ही खो देते हैं कि अरे यार अब क्या करेंगे, इसका आंसर तो हमें आता ही नहीं है। अरे आता नहीं है तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाता है, उसका आंसर भी जो है उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, थोड़ा उसको गौर से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, बराबर ना। ओके कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी, हार्ट का अध्ययन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है, बराबर ना। माइक्रोस्कोप तो क्या होता है कि वो हम लोग अगर किसी सूक्ष्म वस्तु को देखना होता है तब हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, बराबर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो फेफड़ों के बाहर का आवरण क्या कहलाता है। वेरी गुड, अब देख लो क्या कहलाता है, जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजो, क्या होगा। मैंने फ्लोरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम एंड इनमें से कोई नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो अगर आप लोगों ने कहीं पे ध्यान से पढ़ा होगा तो देखो अपने इसमें भी जो है फेफड़ों के बाहर का आवरण, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन में ही हमारा आंसर दे रखा है भाई। ये जैन सिंह राठौड़, ओके भाई ये कौन है, राजिन यादव। अरे भाई यादव सी आंसर कैसे दे रहा है, और ये देवबंश यादव, अरे दोनों यादव यादव क्या हो रखा है आप लोगों को, है यादव ब्रदर्स। ये बी और एक दे रहा है सी। क्वेश्चन को सही पढ़ो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेफड़ों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। एक ने आंसर दिया है मेनिंजाइटिस, दूसरे ने आंसर दिया है, यादव ने दिया है पेरिकार्डियम। क्या ये आंसर होता है क्या। आपसे ये उम्मीद करना अब कह रहे कि अब मुझे जो है आपसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आप जो भी मैं क्वेश्चन दूं उसका आंसर जो है आप लोग राइट आंसर बताओगे। अभी भी बी और सी कर रहे हो, क्या बात है, एग्जिट आंसर की तरफ जो है आप लोग नहीं चल सकते। ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके ए होगा, वेरी गुड। तो प्यारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फेफड़ों के बाहर के आवरण को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, यानी कि फेफड़ों के बाहर के मतलब ये है कि फेफड़ों के ऊपर पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो उस झिल्ली को सीधी सी बात है हम लोग प्लूरा बोलेंगे, बराबर ना। ये मेनिंजाइटिस जो होती है ये हमारी ये खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी के अंदर की तरफ जो है एक झिल्ली पाई जाती है, वाइड झिल्ली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। पेरिकार्डियम किसे कहते हैं, हार्ट के ऊपर जो एक झिल्ली पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, राइट है ना। ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, देखो अगला क्वेश्चन है सबसे भारी कण है अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इनमें से सबसे भारी कण कौन सा है, आंसर दो भैया। ओके यादव सर मैं टेक्निकल से हूं, बायो समझ में नहीं आता। अरे चलो कोई बात नहीं भाई, बायो समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप टेक्निकल से हो अच्छी बात है, पर अगर नहीं आता है तो आंसर नहीं देना है, गलत आंसर नहीं देना है, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है। इससे हमारे माइंड की जो एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है ना वो खराब होती है, ठीक है। अगर गलत आंसर देने की हैबिट पड़ गई तो फिर ये हैबिट छूटेगी नहीं, इसलिए सही आंसर जहां तक हो सके सही आंसर दो, गलत नहीं आता है तो आंसर ही मत दो, बराबर ना। ओके वेरी गुड, ए आंसर, राजकुमार का एक सिर्फ बी आंसर आ रहा है, बाकी सबका ए @ अभी, बहुत अच्छा। यादव अल्फा, वेरी गुड। सबसे भारी कण इनमें से कौन सा है, तो अल्फा है, ये चीज हमें पता है ऑलरेडी, राइट है ना। तभी तो हम लोग देखते हैं कि आयनन क्षमता का मान सबसे अधिक किसका होता है, अपने अल्फा का होता है, उसके बाद में जो है बीटा का होता है और उसके बाद में जो है गामा का होता है।
और भेदन क्षमता में अगर मैं ये देखना चाहूं तो सबसे ज्यादा होगा अपने किसकी, भेदन क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की। उसके बाद में मैं देखता हूं बीटा, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं गामा की तरफ, राइट है ना। और ये अपने पास में क्या है, आयनन क्षमता, ये चीज जो है ध्यान में रखनी है, बराबर ना। ओके ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, ये तो सभी का राइट होना चाहिए, और सभी को आई थिंक जहां तक मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को राइट करेंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वो कितनी होती है। ओके, अच्छा राजीव यादव पूरी क्लास देख चुके हो, बहुत अच्छा, तब तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। मेरी अगर साइंस की पूरी क्लास आपने देख ली तो साइंस में तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए, फिर तो आप सर्वोसरी हो गई। अच्छा, तब चलो ठीक है, मजा आना चाहिए। ओके वेरी गुड, तो सभी का आंसर जो है 3-3 और हाँ जी, चलो बी। ओके डोलाराम की से, वेरी गुड। तो भाई हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, सीधी सी बात है 3 होती है। कौन सी होती है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होती है, जिसे हम लोग 1H1, 1H2 एंड 1H3 बोलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग थोड़ी सी समस्थानिक की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु भार। और इस तरफ वाले को हम लोग बोलेंगे परमाणु क्रमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक, या फिर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। या मैं यहां लिख देता हूं, या इसी को मैं क्या बोलता हूं, प्रोटॉनों की संख्या, राइट है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे अंदर है कि क्वेश्चन ये दे रखा है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तब देखो, जिसका परमाणु भार क्या है अलग अलग हो तथा परमाणु क्रमांक क्या हो समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं, बराबर ना। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि कार्बन में 6C12, 6C13 एंड 6C14, ये हम लोगों ने 3 समस्थानिक पढ़ रखे। इसमें देखो ये परमाणु क्रमांक है, यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन ये परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहेंगे। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो, चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलो ठीक है, कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम, प्लेटिनियम, थोरियम एंड कार्बन। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आंसर दो, ये कोई ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है, एवरीडे मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं, आप जल्दी से इसका आंसर दो। ओके वेरी गुड, आंसर भी आ चुका है, ए आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यूरेनियम, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ए आंसर, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग, ये सीधी सी बात है कि भाई चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम मेथड का प्रयोग करते हैं। यहां से अपने एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए किस मेथड का उपयोग करेंगे। तो पृथ्वी भी एक प्रकार की क्या होती है, चट्टान होती है, बराबर ना, और इसकी आयु भी हम लोग जो है यूरेनियम मेथड से ज्ञात करते हैं। जितने भी सारे ग्रह है वो सारे के सारे ग्रह चट्टान ही है, ये बात समझ लेना, ठीक है ना। ओके, तो पृथ्वी भी एक प्रकार की चट्टान है और इसकी आयु भी हम लोग जो है यूरेनियम मेथड से फाइंड आउट करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि से हम लोग जो है जीवाश्म की आयु को फाइंड आउट करते हैं। जीवाश्म के, भाई जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डेटिंग विधि। और इसी कार्बन डेटिंग विधि के अंतर्गत 6C14 यानी कि
कार्बन के 14 समस्थानिक का उपयोग हम लोग करते हैं। ओके, तो ये चीज जो है समझ में आना चाहिए बराबर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। बल का मात्रक है, बल जल्दी से बताओ कि बल का मात्रक क्या होता है। अब ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, मीटर पर सेकेंड एंड क्यूरी। तो जल्दी से बताओ इसका जो है क्या होगा। ओके, हाँ जी राजीव यादव, वेरी गुड। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, वेरी गुड। ए आंसर आ गया है। दोलाराम चौधरी का सबसे पहले आंसर आया है, फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह भाटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, वेरी गुड दीपक, बहुत अच्छा। तो भाई बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, और पास्कल जो है वो किसका मात्रक होता है, तो वो अपने होता है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। और क्या होता है, यानी P इज इक्वल टू अपने पास में होता है F अपॉन ए, यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर वो किसका होता है, अपने पास्कल होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो किसका होता है, अपने, तो ये होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। और गुरुत्वीय त्वरण भी हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी अपने यही होता है, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्यूरी जो होता है वो किसका मान होता है, तो ये अपने होता है रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक होता है वो अपने क्या होता है, क्यूरी होती है, यानी कि रेडियो एक्टिवता। राइट है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके विद्यार्थियों, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं करवा चुका हूं। चलो देखो, तो जल्दी से आंसर दो मुझे। हाँ बिल्कुल दोलाराम चौधरी, F इज इक्वल टू होता है ma, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार। क्यूरी, हाँ जी। अब इसका आंसर भेजो, डी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। दोलाराम चौधरी का सबसे पहले ही आंसर आया डी, बहुत अच्छा। गजेंद्र सिंह भाटी डी आंसर, महिपाल राम डी, वेरी गुड। दीपक नायक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी सबसे कम जो होता है वो किसका है, डी आंसर आ रहा है सभी का। चलो ठीक है, डी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो बैंगनी। बैंगनी का जो है सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, और लाल का जो है सबसे अधिक होता है। मैक्सिमम जो होता है वो अपने किसका होता है, लाल का, और मिनिमम जो होता है वो किसका होता है, बैंगनी का। ये क्या है, तरंग दैर्ध्य, और इसको हम लोग और क्या मानते हैं, चाल। आई बात समझ में ना। और तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है, उस मात्रक को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, ए कैप, बराबर। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में जो है गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक मैं जहां तक समझता हूं कि ये मैंने क्वेश्चन एक बार नहीं कई 50 बार करवा दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। जब मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, जब मैं अपनी लाइव क्लासेस खत्म हो जाती हैं, उसके बाद में आप लोग जो है अपने वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जो है इसका आंसर देना कि चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है। तो मैं हिंट दे देता हूँ, यह एक न्यूटन के गति का नियम है और इसमें न्यूटन के गति का जो है प्रथम नियम लागू होता है। तो आपको देख लेना है। अरे हिंट क्या देना, ये तो मैंने पूरा बता ही दिया इसमें, ठीक है ना। ये चलती हुई बस की अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के गति के
पहले नियम से। ओके, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ये क्वेश्चन, मलेरिया निदान है तो आर्टिथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? ये भी जो है मैंने कई बार करवा रखा है। ओके, तो इसको जो है आप होमवर्क समझ लो। ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आगे। ये क्वेश्चन, किस फसल में असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित है? केला, काजू और आम। किस फसल में असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित है? यहां से हम लोग ये ऑप्शन जो है यहां से निकाल देते हैं, बराबर ना। अब मुझे जो है, आपके पास 3 आंसर है और चौथा आंसर मैं लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये इस आंसर का दो। हाँ भाई दोलाराम, इसका आंसर भेजो जल्दी से। जल्दी से भेजो। ये कुछ नहीं है, किस फसली में असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बस बेसिक नॉलेज होता है, एक छोटा सा, कुछ नहीं है। अपने जो केला जो होता है इसमें असली तथा फसली असली तथा नकली फसलों के गुण जो है सम्मिलित होती है, क्योंकि केला जो है वो सिर्फ एक बार ही क्या देता है, फल देता है। आई बात समझ में ना, इसलिए। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजिए कि पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से भाई आंसर भेजो। तब तक मैं जो है वो पानी पी लेता हूं। जल्दी से आंसर भेजो, पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? ये तो बहुत सिंपल है कि ऑप्शन ए मज्जा, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियन, ऑप्शन डी जो है जाइलम, कि रस आरोहण जो है वो किसके द्वारा? जाइलम। बहुत अच्छा, डी आंसर, डी, सभी का आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड भाई। रस आरोहण तो सीधी सी बात है कि जाइलम के द्वारा ही होगा। ओके, जाइलम और फ्लोएम ये पौधों में 2 संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम क्या कार्य करता है? ये जो है पौधों के तने में पाए जाते हैं। जाइलम जो होता है वो सामान्यतया नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो जल व खनिज लवणों को लेके जाते हैं, जल व खनिज लवण। और फ्लोएम जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पौधों की पत्तियों से जड़ की तरफ जो है वो क्या लेके आते हैं? पत्तियों में बना हुआ भोजन ये लेकर आते हैं। ये कौन लेके आता है? तो फ्लोएम लेके आते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो ये संवहनी उत्तक है जो कि पौधों के तनों में पाए जाते हैं, बराबर। ओके, और ये कौन लेके आते हैं? तो अपने जाइलम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइटा, एक कोशिकीय शैवाल, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटा और एक कोशिकीय अचल शैवाल। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसे बोल लेते हैं?
पादप जगत का उभयचर किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जो है ब्रायोफाइटा एंड ऑप्शन डी अचल शैवाल। एक क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? अपने पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मानो। आई बात समझ में ना कि पादप जगत का उभयचर हम लोग किसको बोलेंगे? तो ब्रायोफाइटा को कहेंगे। राइट है, ओके चलो ठीक है। तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? साइकस, गिंगो, मेटासिक्यूआ एंड उपरोक्त सभी को। तो जल्दी से मुझे इसको बताइए कि जीवित जीवाश्म जो है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दो। वेरी गुड, ओम प्रकाश। हाँ जी, ये मोस्ट था अपने पीछे वाला। डी आंसर दौलाराम चौधरी। देवेंद्र यादव का ए आंसर आ रहा है। गजेंद्र सिंह भाई दौलाराम एक ही देना है आंसर, दो आंसर नहीं देना है। ए डी ए। भाई जीवित जीवाश्म जो होता है ना वो हम लोग साइकस को कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। जीवित जीवाश्म हम लोग किसको कहेंगे? साइकस को। ओके, डी आंसर अपना नहीं होगा, ये बात ध्यान में रख लेना। मेटासिक्यूआ और गिंगो को हम लोग जो है जीवित जीवाश्म नहीं बोलते, साइकस को कहते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का और इसे आप होमवर्क में मानना है। अंग किस कुल से संबंधित रखता है? मेलियस अंग जो होता है वो किस कुल से संबंधित रखता है? मेलियस, सोलेनेसी एंड लोगोनियसी एंड एनाकॉर्डियसी। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लेना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ अपने सॉफ्टवेयर की वजह से कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए हैं, बराबर ना। ओके, तो चलो ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ से अपनी सीरीज को जो है आज की सीरीज को हम लोग एंड करते हैं और कल फिर मैं आपके सामने जो है ऐसे ही कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर आऊंगा। और अपने इस सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के जो अपना ऐप है इससे आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहिए। यूट्यूब चैनल से भी आप लोग जो है कंटिन्यू जुड़ते रहिए। आपके एग्जाम की डेट या फिर किसी प्रकार की नई इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको जो है मैसेज करके अपने ऐप पर बता दिया जाएगा या फिर यूट्यूब चैनल पर जो है अपने संजय जी सर जो है लाइव आकर के आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप डोंट वरी, आप लोग जो है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी से कंटिन्यू उनसे जो है जुड़े रहिए, प्रत्येक टीचर से आप लोग जुड़े रहिए ताकि आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आज का सेशन हम लोग जो है यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे अपने नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।